चलो सब लोग ज्वाइंट हो गए। यस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक once again in the session of physics. Let's start with the physics. मेरे ख्याल से इतने ही लोग हैं आज, 13 पार्टिसिपेंट्स। अरे क्या क्लास चल रही है क्या आप लोगों की? जल्दी से बताओ। Is there any class? No. बढ़िया से सो वो के आया करो, अच्छे से ताज़ा और तंदुरुस्त हो गया है ना, एकदम फ्रेश माइंड से पहला लेक्चर फिजिक्स का अटेंड किया करो। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। और किसी का वेट करना है क्या? मेरे ख्याल से लगभग आ चुके हैं सब। अरे बोलते ही नहीं है। बायो होता है फर्स्ट लेक्चर। अच्छा, बायो कितने बजे से रहता है आपका? सब लोग अटेंड करते हो क्या बायो का? 3 बजे से? अच्छा, 3 से 4। ओके। बोले सोने का भी टाइम नहीं देते सर। 4:15 को हमारा लिंक आ जाता है। कोई नहीं, 10 मिनट का गैप मिलता है आपको। 10 से 15 मिनट थोड़ा रेस्ट किया करो। 15 मिनट्स का एक नैप लिया करो, उसके बाद क्लास ज्वाइन किया करो। पीपी सवानी वाले सब नहीं होते। अच्छा, नहीं मिलता गैप। बेचारा पल्लव तो बड़ा परेशान है। हैं सर, गैप ही नहीं मिलता, क्या करें? केसवी राणा। अच्छा, फिर फिजिक्स के बाद कौन सी क्लास अटेंड करते हो? केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री के बाद आपकी होती है फिर मैथ्स की, है ना? मैथ्स वाली होती होगी। ओके, चलो। तो मैथ्स और बायो अल्टर हो जाता है, तो मैथ्स वाले जो बच्चे हैं वो बायो वाले टाइम पे रेस्ट करेंगे, जो बायो वाले बच्चे वो मैथ्स के टाइम पे रेस्ट करेंगे। ठीक है, मैथ्स और बायो का आपका अल्टर हो जाता है। चलो बढ़िया है। कल हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? कल की क्लास में हम कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे? कल हमने देखा था, हम गॉस लॉ की बात कर रहे थे। गॉस इज अवर बॉस। गॉस इज अवर बॉस। तो हम बॉस की कल बात कर रहे थे, और गॉस ने हमें यही बताया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चाहे आपका कंडक्टर कैसा ही क्यों ना दिया हो, वी कैन कैलकुलेट योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज करो हमारा कंडक्टर इस शेप का होता था, आर्बिट्ररी शेप का। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और सपोज करो उस पर इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तब भी हम फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमें गॉस ने बताया, क्योंकि गॉस हमारा बॉस, और बॉस जैसा बोलता है वैसा अपने को करना ही पड़ेगा। तो गॉस ने हमें ये बताया कि हम इस तरह का गॉसियन सरफेस लेंगे, छोटा सा, जिसमें छोटे से चार्ज इंक्लूड हो जाए, और फिर हमने एक छोटा सा गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करके इस एलिमेंट में से हमने नेट फ्लक्स निकाला था, और नेट फ्लक्स का वैल्यू हमें कितना मिला था। इस छोटे से एलिमेंट में ई इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बाहर की तरफ निकलेगी। कल का थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि यहीं से हम अगला कंसेप्ट पढ़ने वाले, तो ये पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए।
इसी से हमारा अगला कंसेप्ट होगा। हाँ, ds और ds कैंसिल हो गए थे, बिल्कुल सही जवाब। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, है ना। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हमने यही पढ़ा था, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर निकलती थी और हमने अलग अलग रीजन्स लिए थे। दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2 एंड दिस इज रीजन 3। ठीक है, तो हम सबको पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता नहीं, इनसाइड तो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सो यहाँ वाले सरफेस से फ्लक्स का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। अगर मैं सेकेंड सरफेस की बात करूँ तो सेकेंड सरफेस पे क्या होता था, आपका जो एरिया वेक्टर है दैट इज़ नॉर्मल टू योर इलेक्ट्रिक वेक्टर, तो इसका भी फ्लक्स का सवाल पैदा ही नहीं होता। ले दे के बचता हमारे पास फर्स्ट रीजन है, फर्स्ट रीजन का एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है और फर्स्ट रीजन का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ से हमने इजीली फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, और फ्लक्स का वैल्यू हमें कितना मिला था, विच इज़ EDS। कल की बातें बता रहा हूँ क्योंकि यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे आज। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। सबको आता है ये, सबको पता है, मुझे पता है आप सबको ये चीज़ें पता है, कल हम रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है, EDS इज इक्वल टू सिग्मा इंटू DS अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करेंगे और इस छोटे से सरफेस पे आपका कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू DS के बराबर, दैट इज़ योर Q एनक्लोज्ड। एनक्लोज चार्ज इन दिस सरफेस, इस छोटे से सरफेस से इतू से सरफेस पे आपका कितना चार्ज होगा, दैट इज सिग्मा इंटू DS, और ये आपका हो गया फ्लक्स। सो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने गॉस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई किया और गॉस थ्योरम से हमें पता चला DS से DS कैंसिल हो गया, देखो DS कैंसिल, और हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल गया through this conductor which is sigma upon epsilon naught. This result is very very important for any arbitrary conductor. The value of net electric field is always sigma upon epsilon naught and the direction of electric field is always in the direction of this area. So इस एरिया का डायरेक्शन सपोज करो n कैप है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, n कैप। तो अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना है तो मैं लिखूंगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू n कैप। दिस विल बी योर वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सही जवाब है, लॉक कर दिया जाए। यहाँ तक सबको समझ आ गया था कल? यस, ऑल ऑफ यू गॉट थ्रू दिस पॉइंट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने कल डिराइव किया था। ठीक है, आज हम इसके आगे चलते हैं। अब इस कंसेप्ट का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। हम सबको पता है प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, पर इस कंडक्टर में प्रेशर कैसे जनरेट होता है वो देखते हैं। बड़े मज़े की बात है। सपोज करो ये आपका कंडक्टर है और इसके सरफेस पे इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बड़े ध्यान से अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव वाला चार्ज पॉजिटिव वाले चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। पॉजिटिव वाला चार्ज पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। अच्छा, ये नेगेटिव मैं नहीं बना रहा हूँ। पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्जन, है ना। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव करेगा रिपल्जन। इस तरह से जो भी चार्जेस आपको दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव में हमेशा रिपल्जन होता है। तो कंडक्टर के सरफेस पे जो भी चार्जेस होते हैं, चार्जेस ऑन द सरफेस repel each other, और इनके रिपल्जन की वजह से सरफेस पे एक प्रेशर जनरेट होता है। इन चार्जेस के रिपल्जन की वजह से
सरफेस पे एक प्रेशर जनरेट होता है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। सरफेस पे जो आपके चार्जेस होते हैं उनके बीच में रिपल्जन्स होता है, और उस रिपल्जन की वजह से सरफेस पे एक प्रेशर जनरेट होता है, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये तो फंडामेंटल था प्रेशर का, ठीक है। अब प्रेशर कैसे हम डिफाइन करते हैं, आप सब लोग पढ़ के आ चुके हो, फ्लूइड मैकेनिक्स सबने पढ़ा हुआ है, प्रेशर सबने पढ़ा हुआ है। वहाँ पे हम फ्लूइड्स में प्रेशर डिस्कस करते थे, यहाँ पे हम सॉलिड में प्रेशर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड्स में जब हम प्रेशर निकालते हैं तो प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। प्रेशर इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स और परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। इस तरह से प्रेशर को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। सपोज करो आपका ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे इस एंगल पे कुछ फोर्स लग रहा है, तो किसी भी फोर्स के हमेशा दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज़ योर नॉर्मल फोर्स एंड वन इज़ योर पैरेलल फोर्स। सो जो नॉर्मल फोर्स होता है, ये वाला जो फोर्स होता है, ये कंपोनेंट फोर्स का प्रेशर क्रिएट करता है। दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट विल क्रिएट द प्रेशर, ठीक है। ये तो बेसिक्स हम सबको पता है। अब यहाँ पे अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो चार्ज में क्या हो रहा है, देखो इस चार्ज की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। कैसे क्रिएट होता है वो देखते हैं अपन। सपोज करो ये सरफेस पे मैं एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया लेता हूँ। सपोज करो सरफेस पे मैं एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस पे एरिया लिया, तो ये क्या हो गया, छोटा सा एलिमेंटल एरिया लेता हूँ ये सरफेस, ठीक है। अब ये सरफेस पे जो छोटा सा एरिया है, इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, इसके ऊपर छोटा सा फोर्स लगेगा। सपोज करो इस पे फोर्स लग रहा है DF। अच्छा, इस पे फोर्स किसकी वजह से लगेगा, अगर ये सरफेस की बात करूं तो ये सरफेस पे जितना भी चार्ज प्रेजेंट है, इस पे रिमेनिंग चार्जेस की वजह से फोर्स लगेगा, ठीक है। ये वाला जो सरफेस है, इस पे रिमेनिंग चार्जेस की वजह से, ये पूरा सरफेस है, हाँ, इसको आप ऐसा मत मानो ये सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट होता है। वो सरफेस का टॉप व्यू भी देख सकते हो, तो मैंने आपको इस तरह का व्यू दिखाया है। अगर आप सरफेस को ध्यान से इमेजिन करो, आपके दिमाग में सरफेस चलना चाहिए, ऐसा नहीं हो फिर आप इसको लीनियर एलिमेंट मान के इमेजिन कर रहे हो, नहीं, एक सरफेस आप इमेजिन करो, ऐसी कोई सरफेस है, ठीक है। अब छोटा सा एक एलिमेंट कंसिडर किया, इस पे फोर्स किसकी वजह से लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा जो इसके सराउंडिंग में जो चार्जेस होंगे वो इस पे फोर्स लगाएंगे। अब वो सराउंडिंग वाले चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएंगे, छोटा सा जो फोर्स होगा किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस इनटू इतने से पोर्शन में जितना चार्ज होगा। सपोज करो इतने पोर्शन में DQ चार्ज, ठीक है, तो इतना फोर्स इस एलिमेंट पे लगेगा। ER क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस, ठीक है। तो रिमेनिंग चार्जेस की वजह से इस एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगा, पहले हमने वो कैलकुलेट किया। इसको कंफ्यूजिंग नहीं करते, थोड़ा नीचे एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। सपोज करो ऐसा हमारा सरफेस है और इस पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया। इस एलिमेंट का एरिया है DS और इस एलिमेंट पे चार्ज है DQ के बराबर, ठीक है। इस एलिमेंट पे चार्ज कितना है, DQ के बराबर। अब इस एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगा, छोटा सा फोर्स, वो फोर्स किसकी वजह से लगेगा, ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। इतने रीजन में जो चार्ज होंगे उसकी वजह से नहीं लगेगा, इस एलिमेंट पे जो रिमेनिंग चार्जेस आपके प्रेजेंट है सरफेस पे, वो सारा इस पे फोर्स लगाएंगे। उन चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगेगा, ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। रिमेनिंग चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगेगा छोटा सा, which is equal to electric field due to remaining charges into small charge DQ,
है ना, इतना फोर्स इस पे लगेगा। अब अपने को तो निकालना है प्रेशर, है ना, प्रेशर निकालना है, कितना प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, तो प्रेशर निकालने का हमको फंडा पता है। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, dF अपॉन ds। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। फोर्स का वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करोगे, ER इंटू डी क्यू, ER इंटू डी क्यू अपॉन ds, दिस विल बी योर प्रेशर। अच्छा, डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो। तो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, आपका चार्ज जो है सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिग्मा। तो डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट डी क्यू एज सिग्मा इंटू डी एस। छोटे से एलिमेंट पे कितना चार्ज हो गया, सिग्मा इंटू डी एस। तो जैसे ही मैं इसको सब्सटीट्यूट करूँगा तो मुझे प्रेशर का क्या फॉर्म मिलेगा, देखो, ER इंटू सिग्मा इंटू डी एस अपॉन डी एस। तो डी एस से डी एस कैंसिल हो जाएगा और आपका प्रेशर का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, ER इंटू सिग्मा के बराबर, ER इंटू सिग्मा के। अब अगर किसी भी तरीके से मुझे ER का वैल्यू पता चल जाए तो मुझे प्रेशर का वैल्यू पता चल जाएगा। अब मेरा मेन टास्क है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस, हाउ टू कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। वंस आई नो दिस देन आई कैन बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रेशर। ठीक है, एक बार मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए, रिमेनिंग चार्जेस की वजह से कितना प्रोड्यूस होगा, तो मुझे प्रेशर का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा, ऑल ऑफ यू? यस, वेरी गुड। चलो, नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस, है ना। तो रिमेनिंग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, कितना आता है। तो सपोज करो ऐसा हमारा कंडक्टर है और इस कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने एक सरफेस लिया है छोटा सा ds, और इस ds सरफेस की वजह से अगर मैं आउटसाइड रीजन की बात करूं, सपोज इस पॉइंट पे बात करूं, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे जो इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ds सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो भी आउटसाइड होगा। और इस पॉइंट पे जो रिमेनिंग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका भी डायरेक्शन आउटसाइड होगा। ठीक है ना। बाहर के रीजन में, किसी भी रीजन में अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्जेस विच आर प्रेजेंट इन दिस एरिया, दोनों की वजह से उनका डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आउटसाइड होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ES प्लस ER आउटसाइड द रीजन विच इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया कि किसी भी कंडक्टर की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, इसलिए मैंने कंसेप्ट आपको बताया, किसी भी कंडक्टर की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो हमें कितना मिलता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यही कंसेप्ट को मैंने यहाँ पे यूज़ किया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड मुझे पता चल गया कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी कंसेप्ट का मैंने यहाँ पे यूज़ किया और मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्जेस विच आर प्रेजेंट ऑन दिस सरफेस। दोनों का समेशन किसके बराबर होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक है, इतना हम सबको समझ आता है। यस,
इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक सब क्लियर हो? दोनों स्टेप तक सब क्लियर हो? चलो, अगर इतना आप लोग समझते हो, इतने समझदार आप लोग हो, तो इस बात को भी आप ज़रूर समझोगे कि सपोज़ करो हमारा ऐसा कंडक्टर है, और अगर मैं इनसाइड द कंडक्टर की बात करूं, सपोज़ करो अगर मैं इनसाइड द कंडक्टर की बात करूं, दिस इज़ माय कंडक्टर, इफ़ आई विल टॉक अबाउट इनसाइड द कंडक्टर, है ना, सपोज़ मैं ds वाला एरिया आपका जस्ट इनसाइड लेता, है ना, इनसाइड अगर पार्ट की बात करूं, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर अगर मैं बात करूं, तो इनसाइड आपका सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इनसाइड किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस सरफेस की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इस डायरेक्शन में होगा। और रिमेनिंग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहाँ होगा? इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, अगर मैं इनसाइड द कंडक्टर की बात करूं, इनसाइड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सरफेस की वजह से फील्ड आपका ऐसे होगा, और रिमेनिंग चार्जेस की वजह से आपका फील्ड ऐसे होगा। और हमें एक चीज़ और पता है कि कंडक्टर के अंदर जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा ज़ीरो होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। अरे सॉरी, ये डायरेक्शन भी कंसिडर करूँगा ना, तो ये माइनस हो जाएगी ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होगी? ई एस माइनस ई आर विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा ई एस इज इक्वल टू ई आर, है ना। तो इस रिजल्ट के बेसिस पे मैं लिख सकता हूँ, आई कैन सब्सटीट्यूट ई एस इज इक्वल टू ई आर। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? देखो, ई एस को अगर मैं ई आर के बराबर रखूँगा तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई आर विच इज़ इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से हमें ई आर का वैल्यू पता चल जाएगा, जो कि हमारा मेन टास्क था, हमें यही कैलकुलेट करना था। ई आर का वैल्यू आपका आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बस जैसे ही मुझे ई आर का वैल्यू पता चला तो मुझे प्रेशर का वैल्यू पता चल जाएगा। आई कैन ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रेशर। ई आर का वैल्यू मुझे पता चल कितना आया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जैसे आप इस इक्वेशन में पुट करोगे आपको प्रेशर का वैल्यू मिल जाएगा विच इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेई में डायरेक्टली क्वेश्चन आया था प्रेशर के रिलेटेड, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, आपको डायरेक्टली ये इक्वेशन लगाना था, लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पूरा इसका डिस्कशन किया। जेई में और नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इस फॉर्मूले के ऊपर। डायरेक्टली पूछा होता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बिटवीन द कंडक्टर। आपको चार्ज डेंसिटी दिया होगा बस, और कुछ नहीं दिया हो। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता रहता है, यू कैन ईजिली कैलकुलेट प्रेशर फ्रॉम दिस फार्मूला। दिस इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बहुत बढ़िया सा रिजल्ट है, बहुत शानदार रिजल्ट है, आप इसको याद रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि इतना प्रेशर जनरेट होता है जब सरफेस पे, किसी भी कंडक्टर पे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिग्मा दिया होता है। तो ठीक है, इतना प्रेशर आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, चलो कंडक्टर से रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं आज। अब हम कंडक्टर्स की चर्चा कर रहे हैं तो कंडक्टर्स को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। कंडक्टर्स के सारे पॉइंट, सारे पहलू अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ करो हमारे पास ऐसी एक कंडक्टिंग प्लेट है, शीट है। ठीक है, इस तरह की हमारे पास एक कंडक्टिंग शीट है। ठीक है, और बहुत लार्ज कंडक्टिंग शीट है। और सपोज करो इसके इस पॉइंट पे चार्ज आपको प्रूफ करना है, करने का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है।
we have to prove that if an isolated large conducting sheet is given a charge, then charge will distribute equally. किसी भी कंडक्टिंग शीट को जब हम कोई चार्ज देते हैं, आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट को हमने कुछ चार्ज दिया, तो वी हैव टू प्रूव दैट द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. आपका वो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अगर ये शीट आपकी कंडक्टिंग शीट है तो. ठीक है, तो सपोज करो हमने इसको Q चार्ज दिया और सपोज करो ये वाली सरफेस पे आपका X चार्ज आ गया, तो ये वाली सरफेस पे आपका कितना चार्ज चला जाएगा, विच इज़ Q माइनस एक्स. ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों चार्ज इक्वल होंगे. वी हैव टू शो दैट फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर द चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन बोथ द साइड्स. ठीक है, सो मैंने सपोज किया कि मैंने इस कंडक्टिंग शीट को Q चार्ज दिया, तो इस वाले पोर्शन पे आपका X चार्ज आ गया, तो ये वाले पोर्शन पे कितना चार्ज आ जाएगा, Q माइनस एक्स आ जाएगा. नाउ वी विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर. वी नो दैट इनसाइड द कंडक्टर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो. सो कंसिडर वन पॉइंट P विच इज इनसाइड दिस कंडक्टिंग शीट. अब हम कंडक्टर की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे. जेई वाला बोर्ड एग्जामिनेशन क्या करता है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी बताता है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो. बोर्ड का पेपर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, जेई का पेपर यहाँ से शुरू होता है. वो बोलता है कंडक्टर के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, तो आप मुझे ये प्रूफ करके बताओ कि दोनों पोर्शन पे आपका चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. तो हमने कंडक्टर की प्रॉपर्टी का यूज़ किया, इसलिए कंडक्टर की प्रॉपर्टी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप जेई के सवाल को सॉल्व करोगे, या फिर नीट के या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सवाल इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हो. तो चलो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले चार्ज की वजह से निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन इधर होगी, और ये वाले चार्ज की वजह से निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन इधर होगी. ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से इस पॉइंट पे ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है. कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है. अभी अभी हम देख चुके. तो शीट की वजह से, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ये वाले चार्ज की वजह से, कंडक्टिंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जैसे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है ना शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड. आप सपोज करो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको ये दिया हुआ है, सो ये वाले चार्ज की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो गई, और ये किसके बराबर हो जाएगी, विच इज़ ये वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, विच इज़ x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ज़ीरो हो जाएगी. तो ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा Q माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड योर x इज इक्वल टू Q बाई 2. तो हमने प्रूफ कर दिया कि इस पे चार्ज कितना होगा, Q बाई 2, और इस पे भी चार्ज कितना हो जाएगा, Q बाई 2. सो फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट ऑन बोथ द साइड्स द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. है ना, ये हमने प्रूफ किया विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर. ठीक है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी से हमने ये प्रूफ कर दिया. यहाँ तक सबको समझ आया? फिर से बताता हूँ, चलो फिर से बताता हूँ एक बार. देखो, बच्चों को थोड़ा डाउट आती है. सपोज करो आपके पास ऐसी कोई शीट है. ठीक है, याद करो ना, हमने शीट की वजह से पढ़ा था ना. अगर आपके पास ऐसी कोई शीट है और इस पर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. यही होती थी ना. शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी बताओ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना. तो सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ, I can write sigma is equal to चार्ज पर यूनिट एरिया. तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट.
सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ चार्ज पर यूनिट एरिया, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, ऐसे एक कंडक्टर दिया हुआ है, आइसोलेटेड कंडक्टर, और उसको मैंने Q चार्ज दिया। तो मैंने माना सपोज करो X चार्ज आपकी ये वाली शीट पे आ जाता है, तो रिमेनिंग चार्ज कितना बचा, Q माइनस एक्स आपका इधर चला जाता है, ये वाले रीजन पे आपका X चार्ज है और ये वाले रीजन पे आपका चार्ज आ गया Q माइनस एक्स। ठीक है, अब हमने कंडक्टर की प्रॉपर्टी का यूज़ किया। हमें पता है कि कंडक्टर में किसी भी पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट पे आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होती है। इनसाइड द कंडक्टर एट एनी पॉइंट योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज ज़ीरो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली इस पॉइंट पे, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स लेफ्ट। दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q माइनस एक्स चार्ज। और ये वाले पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, टूवर्ड्स राइट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्स चार्ज। तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी, मतलब आई कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q माइनस एक्स चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्स चार्ज which is equal to 0. So from here I can write electric field due to Q minus x charge which will be equal to electric field due to x charge. दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इक्वेट करनी, तो इतने चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी हो जाएगी, विच इज सिग्मा अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो आई कैन राइट दिस इज योर चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखो Q इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x, x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, कैपिटल Q अपॉन 2। इसका मतलब ये हुआ कि आपके ये वाले पोर्शन पे कितना चार्ज आ जाएगा, Q बाई 2, और ये वाले पोर्शन पे भी कितना चार्ज आ जाएगा, Q बाई 2। मीन्स हमने शो कर दिया कि दोनों जगह पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर हम किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट पे चार्ज देते हैं। ठीक है, किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट पे अगर हम चार्ज देते हैं तो दोनों पे आपका इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, ऑल ऑफ यू क्लियर अप टू दिस पॉइंट? यस, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, ऐसे ही एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आज हमने कंडक्टर का टॉपिक पकड़ा है, तो कंडक्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कंडक्टर की वजह से जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब आपको आने चाहिए। सपोज करो हमारे पास इस तरह की कंडक्टिंग शीट्स हैं, पैरेलल कंडक्टिंग शीट्स हैं। ठीक है, लेट्स से दिस इज योर शीट 1, दिस इज योर शीट 2 एंड दिस इज योर शीट 3। ठीक है, इस तरह की पैरेलल कंडक्टिंग शीट्स है हमारे पास, और इन पे चार्ज हमें दिया हुआ है। सपोज करो पहली वाली शीट पे आपका चार्ज है Q, दूसरी वाली शीट पे चार्ज है -2Q, और तीसरी वाली शीट पे आपका चार्ज है +3Q। ठीक है, अब मैं फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट A, at this point B, at this point C and at this point D। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, A पे कितना होगा, B पे कितना होगा, C पे कितना होगा और D पे कितना होगा। चारों पॉइंट्स पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल वही फंडा आप लगाओगे। अब
अब यहाँ पे आपकी शीट्स देखो कैसे दी हुई है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ए पॉइंट पे, सपोज करो, तो आपको सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे ए पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मुझे ए पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से भी निकालना पड़ेगा, इस चार्ज की वजह से भी निकालना पड़ेगा, और ये वाले चार्ज की वजह से भी निकालना पड़ेगा। तो चलो पहले ए पॉइंट पे निकालते हैं। तो देखो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले चार्ज की वजह से कितना होगा, विच इज Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। डायरेक्शन हम साथ साथ शो करते जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा चार्ज है, देखो -2q चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे कितना होगा, राइट साइड होगा। तो राइट साइड के लिए आप शो करोगे, मैं अभी डायरेक्शन के साथ शो कर देता हूँ, -2q है, उसको माइनस ही ले लेते हैं। लेफ्ट वाले को पॉजिटिव ले लो, एक काम करो आप, और राइट साइड वाले को नेगेटिव ले लो। लेफ्ट साइड वाले को पॉजिटिव कंसिडर कर लो, राइट साइड वाले को नेगेटिव कंसिडर कर लो। तो -2q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तीसरा चार्ज आपका क्या है, देखो विच इज +3q। तो +3q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना होगा, विच इज +3q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल जाएगा यहाँ से कितना आएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ए विल बी, अब देखो 2a एप्सिलॉन नॉट सब में से कॉमन आ रहा है, तो एलसीएम ले लो आप, सिंपल है। 2a एप्सिलॉन नॉट विल बी कॉमन, और ये चार्जेस आपके ऐड हो जाएंगे, q -2q + 3q, तो विल गेट +2q, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो आपका आंसर आ जाएगा +q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। अब आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव हमने किसको माना था, लेफ्ट साइड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी होगी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड को हमने पॉजिटिव माना था, राइट साइड को हमने नेगेटिव माना था, तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, मीन्स लेफ्ट साइड। अब सिमिलरली आप मुझे निकाल के बताओ बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सब लोग निकालेंगे। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताओगे कितना लगेगा। ऑल ऑफ यू विल ट्राई टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, सब लोग निकालोगे। बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, पल्लव ने बिल्कुल सही निकाला। केशवी राणा का भी 0 आ गया, बिल्कुल सही जवाब। कुश पटेल का भी 0 आ गया, बिल्कुल सही जवाब। चलो अब सी पे निकालो, जिनका बी पे आ गया वो सी पे निकालेंगे। हाँ, आज लास्ट के 15 मिनट थोड़ी मस्ती करेंगे, ऐसा। अच्छा, मस्ती में क्या करते हो आप लोग, ये बताओ मेरे को। मेरे को तो पता ही नहीं चलता मस्ती में क्या किया जाता है, बताओ मस्ती में क्या करते हो आप लोग। टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। हाँ, ये आंसर तो सही है, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा इसमें, मतलब टूवर्ड्स राइट आएगा।
है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी आपने 0 निकाला, बिल्कुल सही जवाब। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी कितना होगा, तो वो नेगेटिव में आंसर आएगा आपका -2q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव का मतलब है टूवर्ड्स राइट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका राइट साइड आएगा। पॉजिटिव को हमने लेफ्ट माना था ना, तो नेगेटिव आपका राइट हो जाएगा ना, ठीक है ना। हाँ, तो नेगेटिव में सबका आंसर आना चाहिए, नेगेटिव में आपका आंसर आया। अच्छा, डी पॉइंट पे निकालो, तो डी पॉइंट पे कितना आ रहा है, डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ रहा है। अच्छा, सबको निकालना आ रहा है या फिर मैं बताऊं कितनों से आंसर निकल गया, कितनों को नहीं आया। देखो मैं बताता हूँ, जिनको नहीं आया इधर देखेंगे, बोर्ड पे देखें। हाँ, जिनका आ गया बिल्कुल सही बात है, पल्लव का सही है, मितेश का भी सही है और कुश पटेल का भी सही है, ठीक है। बाकी बच्चे जिनका आंसर नहीं आया वो बोर्ड पे देखेंगे। देखो इधर डी पॉइंट पे निकालना है, तो डी पॉइंट पे देखो चार्ज कितना दिया हुआ है। हाँ, डी पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका राइट साइड होगा, इसकी वजह से लेफ्ट साइड होगा और इसकी वजह से राइट साइड होगा। तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखो प्लस का 3q, प्लस का 3q, माइनस का 2q और प्लस का q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका हो जाएगा q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट टूवर्ड्स राइट, दिस विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट टूवर्ड्स राइट, ठीक है। इतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। सबको समझ आया कैसे निकाला हमने। आपको सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वही वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं सब जगह पे। सिग्मा की वैल्यू हमने पुट कर दी विच इज़ चार्ज पर यूनिट एरिया। बस, तो अब आप देख लो, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होगा, नेगेटिव चार्ज है तो लेफ्ट साइड, फिर पॉजिटिव है तो राइट साइड। इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। सिंपल था। किसी को डाउट आया इसमें या सबको आ गया आंसर समझ में? सबको आ गया समझ में? ठीक है, स्प्राइट क्लियर है सबको? वेरी गुड। सपोज करो हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो आईआईटी के पापा की बात कर रहे हैं। आईआईटी के पापा की बात करते हैं तो अच्छे से उसको समझना चाहिए ना। आईआईटी पापा लेवल, ठीक है, आईआईटी का पापा लेवल है ये, और जो इसको समझ लेगा वो आईआईटी का पापा बन जाएगा, ठीक है। आईआईटी पापा लेवल। चलो देखो इधर, सपोज हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट्स है इस तरह की, और हमने क्या किया, इस प्लेट को नाम दे देते हैं A और इस प्लेट को नाम दे देते हैं B। A प्लेट को हमने चार्ज दिया Q1 और B प्लेट को हमने चार्ज दिया Q2। तो हमको ये प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट जो चार्जेस इनर सरफेस पे होंगे, ठीक है, इनर वाले सरफेस पे जो चार्ज होंगे, मतलब ये वाली सरफेस पे और ये वाली सरफेस, चार्जेस एट द इनर सरफेस
विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दैट द चार्जेस एट द इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट्स विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। तो चलो इसको प्रूफ करने के लिए हमने जो अभी तक गॉस लॉ के कंसेप्ट्स पढ़े हैं उसी को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन सबको समझ आ गया? हाँ, ओलंपियाड का क्वेश्चन है ये। ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी का पापा लेवल 10 नंबर में सवाल पूछा था ये। ओलंपियाड में क्वेश्चन आया था ये, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। पूरा आपको प्रूफ करना था बकायदा, 10 मार्क का सवाल था, आपको पूरा प्रूफ करना था स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ओलंपियाड्स में आते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो ओलंपियाड्स के क्वेश्चन से जो रिजल्ट निकल के आता है ना, आउटपुट, उस आउटपुट को हमें याद रखना है ताकि हमसे जितने भी जेई के क्वेश्चन है या फिर मेंस के क्वेश्चन है सब इजीली निकल जाए, ठीक है। हमें ओलंपियाड के क्वेश्चन की थ्योरी नहीं याद रखनी, थ्योरी से जो आउटपुट निकलेगा वो याद रखना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से जो आउटपुट आपका निकल के आएगा दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। चलो इसको समझते हैं, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। तो सपोज करो हमने एक गॉसियन सरफेस पहले लिया। लेट अस कंसिडर वन गॉसियन सरफेस। इस तरह का मैंने एक गॉसियन सरफेस लिया, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस की अगर मैं बात करूं तो इस गॉसियन सरफेस की वजह से आपका जो फ्लक्स होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा, पहले वो निकालते। तो हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इनसाइड द कंडक्टर योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ज़ीरो। कंडक्टर के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमेशा ज़ीरो होती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो। अभी अभी हम इस प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ के आए। तो हमने इस तरह का एक गॉसियन सरफेस लिया जिसके 2 एलिमेंट्स कंडक्टर के अंदर से पास हो रहे और 2 एलिमेंट्स इस तरह से पास हो, ठीक है। अब अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, है ना, तो नेट फ्लक्स कितना होगा इसकी वजह से? यस, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा बताओ। फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फ्लक्स इज डिफाइंड एज इंटीग्रल ऑफ E dot ds which is equal to charge enclosed upon epsilon naught। इस तरह से हम गॉस थ्योरम को डिफाइन करते हैं और ये वाले टर्म को हम बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है। दिस इज अवर फ्लक्स फाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेट फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं इस गॉसियन सरफेस में। तो देखो ये वाले पार्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गया तो कोई फ्लक्स नहीं पैदा होगा। अब बात करें ये वाले पार्ट की, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और आपका एरिया वेक्टर इस तरह से होगा, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए। यहाँ पे भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी और एरिया वेक्टर आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना। तो यहाँ पे भी आपका फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स आपका इस गॉसियन सरफेस में तो ज़ीरो आ रहा है हमारा, ठीक है। नेट फ्लक्स कितना आ रहा है हमारा? ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि जितना चार्ज आपका यहाँ पे होना चाहिए उतना ही ऑपोजिट चार्ज आपका यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि नेट फ्लक्स अगर आपका ज़ीरो आ रहा है इसका मतलब तो यही हुआ जो आपका Q एनक्लोज्ड है, जो इस इनर सरफेस में आपका चार्ज होगा उसका ऑपोजिट चार्ज और इक्वल ऑपोजिट चार्ज यहाँ पे होना चाहिए, तभी आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं ए सरफेस की बात करूँ तो चार्ज प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ ए माइनस चार्ज प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ बी, जब ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट हो जाएंगे
तभी आपका फ्लक्स ज़ीरो होगा, है ना, तभी आपका फ्लक्स ज़ीरो होगा, तभी ये गॉस का लॉ वेरीफाई होगा, तभी हम गॉस के लॉ को वेरीफाई कर पाए, ठीक है, तभी हम गॉस के लॉ को अच्छे से वेरीफाई कर पाए। यहाँ तक सबको समझ आया? यहाँ तक सब क्लियर हो? तो अब हमने क्या किया, इतना तो हमें पता चला कि इनर सरफेस पे आपका जो चार्ज है वो इक्वल एंड ऑपोजिट आना चाहिए। तो हमने क्या किया, वापस से मैं दो प्लेट्स बना रहा हूँ। लेट्स से दिस इज योर प्लेट ए एंड दिस इज योर प्लेट बी। अब मैंने क्या किया, देखो ए वाली प्लेट को चार्ज दिया था Q1, है ना, तो सपोज करो Q1 में से इसकी इनर सरफेस पे चार्ज आ गया +Q, तो इसकी इनर सरफेस पे चार्ज आना चाहिए -Q, जैसा कि अभी अभी हमने देखा। अच्छा, इसमें +Q चला गया तो ऊपर वाले सरफेस पे कितना चार्ज बचेगा, Q1 - Q, और इसके आउटर सरफेस पे कितना चार्ज बचेगा, Q2 + Q, ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि इस तरह का कुछ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अगर हमने दो प्लेट्स को चार्ज दिया है ए और बी को। इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर गॉस लॉ। गॉस का थियरम तो हमें यही बोलता है कि इस तरह का आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब हमने क्या किया, वही फंडा हम फिर से लगाएंगे। हमने एक पॉइंट कंसिडर किया, कंसिडर वन पॉइंट P विच इज इनसाइड द कंडक्टर, और इस पॉइंट पे आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से इक्वेट कर दो तो हमें रिलेशन पता चल जाएगा। अब हम कंडक्टर की प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी तो हमें यही बोलती है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा 0 होती है, हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो हमने क्या किया, जितने भी चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, इन सभी चार्जेस की वजह से, है ना, सभी चार्जेस की वजह से हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसको इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जैसे ही हम ये करेंगे तो हमें इस Q की वैल्यू पता चल जाएगी Q1 और Q2 के टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो बहुत शानदार होगा, वो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो तरह तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। लेकिन कंसेप्ट जो था वो ये था, जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, कंसेप्ट इज दिस कि आपके जो इनर सरफेस पे चार्ज होगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। अब फाइंड करते हैं कि इस Q का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कितना होगा। अगर वो हमें निकालना है तो हमें कंडक्टर की प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा, दैट नेट electric field inside the conductor at any point P is always equal to 0. So हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। चलो निकालते हैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो पहले ये वाले चार्ज की वजह से निकालते हैं, अपर चार्ज की वजह से। अपर चार्ज की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, विच इज Q1 - Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब निकालते हैं कि ये वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। तो ये वाले चार्ज की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अपवर्ड डायरेक्शन, तो अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो तो आपका कितना आ जाएगा, -Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब निकालते हैं ये वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो। तो ये वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, तो उसको लिखेंगे हम +Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। और अब आपके पास जो नेक्स्ट चार्ज बचा है वो ये वाला है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे कहाँ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये हो जाएगी अपवर्ड है तो माइनस होगी, -Q
Q2 प्लस Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका P पॉइंट पे किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो जब आप यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करोगे, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, 2A एप्सिलॉन नॉट को उड़ा दो, तो ये क्या बचेगा? Q1 माइनस Q माइनस Q2 माइनस Q इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से आपको स्मॉल q का वैल्यू मिल जाएगा, विच इज Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों के इनर सरफेस पे इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों के इनर सरफेस पे इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज will be distributed on the inner surface of these plates, और उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? which is Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। ठीक है, समझ आया? ऑल ऑफ यू क्लियर अप टू दिस पॉइंट? अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखो। अब ये कंसेप्ट तो आपने अच्छे से समझ लिया है ना, अब इस पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है वो देखो। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आया था इस तरह का, देखो सपोज करो आपको 2 प्लेट्स दी हुई थी, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था। पहली वाली प्लेट पे मैंने चार्ज दिया 5Q और दूसरी वाली प्लेट पे मैंने चार्ज दिया Q/2। सो आपको बताना था कि प्लेट्स की हर साइड पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, हर साइड्स पे आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। तो आप क्या निकाल सकते हो बताओ? प्लेट की ऊपर और नीचे दोनों साइड्स पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको निकालना। चलो सब लोग निकाल के बताओगे। ऑल ऑफ यू विल फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज ऑन द अपर साइड एंड लोअर साइड। इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ये तो मैंने आपको ऐसे ही दे दिया। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था एग्ज़ाम में, जो आया हुआ क्वेश्चन है वो ये है। ऊपर वाला तो मैंने अपने मन से बना दिया, इस पर आपका Q चार्ज है और इस पर आपका 2Q चार्ज। ठीक है, 2 कंडक्टिंग प्लेट्स है, दोनों पे आपको चार्ज गिवन है। दिस इज़ योर पॉइंट P एंड दिस इज़ योर पॉइंट Q। हाँ, तो आपको फाइंड करना था व्हाट आर द चार्जेस अपीयर्स ऑन द सरफेस। आपको सभी सरफेस पे चार्ज निकालना था, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 एंड सरफेस 4। इस तरह का आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है दोनों चार्जेस। इसको सॉल्व करते चलो, मेरे साथ आप लोग भी देख लो। सपोज करो ये वाले सरफेस पे आपका चार्ज आता है x, ठीक है। तो ये वाले सरफेस पे चार्ज कितना आएगा? Q माइनस x। सपोज करो ये वाले सरफेस पे आपका चार्ज आता है y, तो ये वाले सरफेस पे चार्ज कितना आएगा? 2Q माइनस y। अब हमें कंसेप्ट तो पता ही है ना, हमें कंसेप्ट क्या पता है कि किसी भी पॉइंट पे, कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे जो इनसाइड लाई कर रहा है उस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर दो। तो पहला कंसेप्ट ये लगाओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो चलो पहले P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, कितना आ रहा है? जितने भी चार्जेस है सबकी वजह से निकालना पड़ता है। तो P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आएगा देखो, इस चार्ज की वजह से आएगा राइट साइड और बाकी सभी चार्जेस की वजह से आएगा लेफ्ट साइड।
तो मेरे पास देखो क्या बचेगा, x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस, इसकी वजह से आएगा लेफ्ट साइड p पॉइंट पे, इस चार्ज की वजह से क्या आएगा लेफ्ट साइड, सो माइनस क्यू माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, इस y चार्ज की वजह से भी कहाँ आएगा लेफ्ट साइड, माइनस y अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला जो चार्ज है इसकी वजह से भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा लेफ्ट साइड, सो माइनस 2q माइनस y अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेट कर दोगे आप ज़ीरो से, यू विल इक्वेट दिस इक्वेशन विद इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपको x और y में एक रिलेशन मिलेगा, एक इक्वेशन फॉर्म होगा x और y के टर्म्स। दूसरा इक्वेशन आपका यहाँ से बनेगा, अब आप ये वाला पॉइंट लोगे Q और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q पॉइंट को भी ज़ीरो करोगे, क्योंकि ये भी कंडक्टर के अंदर लाई कर रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड Q पॉइंट पे भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो चलो Q पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कितना आएगा, यहाँ से आपको सेकेंड इक्वेशन फॉर्म होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q पॉइंट ऑल्सो इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो चलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, Q पे निकालो, देखो ये वाले पॉइंट पे, तो ये वाले चार्ज की वजह से क्या होगा राइट साइड, इसकी वजह से भी राइट साइड, इसकी वजह से भी राइट साइड, सिर्फ ये वाले चार्ज की वजह से लेफ्ट साइड होगा। तो इन तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर दो और ये वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर दो, तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, है ना। वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। इसको सॉल्व करके निकालो ज़रा क्या आंसर आ रहा है x और y का। ऑल ऑफ यू विल ट्राई। हाँ, पहला इक्वेशन क्या आया, पल्लव जगानी ने निकाला, x और y का वैल्यू आपको फाइंड करना है सबको। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। दो इक्वेशंस बनेगी और दो वेरिएबल्स है आपके पास, है ना। 2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स। x और y आपका वेरिएबल है और आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, x का वैल्यू बताओ, y का वैल्यू बताओ। ये भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अभी हम ऑब्जेक्टिव नहीं कर रहे, सब्जेक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ही कवर हो जाएंगे। जो हमने आज का कंसेप्ट डिस्कस किया है, इस पे कम से कम 50 से 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। 50 to 60 क्वेश्चंस आई कैन फ्रेम ऑन दिस कंसेप्ट। ठीक है, तो 2 या 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे कर लो कि आपका ऑब्जेक्टिव सारे कवर हो जाए, उसके अंदर ही कंसेप्ट सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके बताओ मेरे को, x और y का वैल्यू आपको फाइंड करना है। मैथ्स के स्टूडेंट्स फटाफट करेंगे, बायो वाले भी कर सकते भाई, सिंपल वाला ही मैथ्स है, ज़्यादा यहाँ पे कुछ हाई फाई मैथ्स तो है नहीं, इतना मैथ्स तो सबको आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा हाई फाई तो अपन पढ़ते ही नहीं, सिंपल सिंपल चीज़ें पढ़ते हैं। जितनी जल्दी आंसर निकालोगे उतनी ज़्यादा मस्ती करेंगे, फिर मस्ती करवानो छे ने कुछ पटेल, जल्दी जल्दी आंसर काढ़ो પછી मस्ती करिए अपने। आंसर काढ़ो वेला वेला પછી मस्ती करिए आपने। चलो बधाने आंसर काढ़वानो, एक्स અને वाई ની वैल्यू निकालो। चलो पल्लव का आंसर आया है, एक्स का वैल्यू आ रहा है
x का वैल्यू कितना आ रहा है 3q/2 आएगा बेटा, चेक करो। x का वैल्यू q आ रहा है और y का वैल्यू 3q आ रहा है। y का वैल्यू आएगा q/2। ढंग से सॉल्व करोगे तो आपको यह आंसर मिलेगा। x का वैल्यू आएगा आपका 3q/2 और y का वैल्यू आएगा q/2। सबका यह आंसर आना चाहिए। जिसका नहीं आया मतलब कहीं मिस्टेक किया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा। कई बार हो जाती है, चेक कर लो एक बार फिर से। x और y का वैल्यू ये आना चाहिए आप। केशवी राणा का y q के बराबर आ रहा है। x की वैल्यू 3q/2 सही आ रही है। केशवी राणा बिल्कुल सही जवाब। y का वैल्यू बेटा q/2 आएगा, q नहीं आना चाहिए, q/2 आएगा। y का वैल्यू q आ रहा है। एक बार फिर से करके देख लो, एक बार फिर से ट्राई करो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया आपने। एक बार चेक करो। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? प्रियांशी, नंदिनी, खुशी पटेल, ब्रज, चंदन, सब लोग निकाल रहे हो ना बेटा? अच्छा, जो भी आपका आंसर आ रहा है वो करेक्ट है। हाँ, मैंने आपको कंसेप्ट बताना था, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। देखो मितेश का आंसर आ गया q/2। मितेश का आंसर q/2 आ रहा है बेटा, मतलब मितेश ने सही निकाला है। मितेश का आंसर आ सकता है तो आपका भी आ सकता है। प्रियांशी ओझा, नंदिनी, मेरा तो फिर भी क्यू ही आ रहा है। अब आप लोग मिस्टेक क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करो, प्रॉपरली लगा रहे हो आप? एक बार घर पे फिर से करना शांति से बैठ के, ठीक है? अभी हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे। और कोई मस्ती करनी है आपको बताओ भाई, मस्ती कैसे करते हो ये बताओ। चलो कुश पटेल, हाँ कैसे मस्ती करते हो बताओ बेटा। रुको मैं एक बार इसको बंद कर देता हूँ। सब वृत को चिढ़ा दो। वृत को चिढ़ा दो, ऐसा तो उससे मस्ती हो जाती है क्या? वृत आया हुआ है क्या क्लास में? पल्लव जगानी।